बात करेंगे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। ठीक है, ये नोबेल तुल्य इसलिए कहा गया है कि ये नोबेल पुरस्कार जब शुरुआत हुआ था उस समय शुरुआत नहीं हुआ था, और ये जो अल्फ्रेड नोबेल है इन्होंने इनकी स्मृति में हुआ। नोबेल ने एक वसीयत बनाया था और उन वसीयत में कहा गया था कि पुरस्कार दिए जाए इस राशि से जो हमने राशि जमा किए हैं, लेकिन उस वसीयत में अर्थशास्त्र को लेकर के कोई चर्चा नहीं की थी। तो वो वसीयत के हिसाब से ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं शुरू हुआ था, ये नोबेल तुल्य पुरस्कार कहते हैं। ये एक बैंक ने, कौन, स्वेरिंग्स रिक्स बैंक, ठीक है, इसने शुरू किया था और ये शुरू हुआ है 1969 ईस्वी में। ठीक है, और सारे जो नोबेल प्राइज शुरू हुए हैं वो 1901 ईस्वी में शुरू हुए हैं। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को दिया गया। ठीक है, तो इसमें जोएल मोकिर, ये यूएस के हैं, फिलिप अगियन, ठीक है, और पीटर हैविट, इन लोगों ने, ये फिलिप अगियन फ्रेंच हैं, ठीक है, ये फ्रांस के हैं, पीटर हॉबिट, इन सब तीनों को दिया गया है। ठीक है, इसमें से जो 50% राशि है, क्योंकि जोएल मोकिर जो यूएस के हैं उनको मिला, जोएल मोकिर को मिला है 50% राशि, और बाकी का 50% राशि ये अगियन और हॉबिट को मिला है। तो देखिए इन्होंने, फिलिप अगियन जो है हमारे, मोकिर ने क्या क्या दिया था, तो देखिए ये यूएस और इजराइल, एक्चुअल में यूएस और इजराइल दोनों से संबंधित रहे हैं। ये जोएल मोकिर इजराइल के इकोनॉमिस्ट हैं और ये हिस्टोरियन भी रहे हैं, ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने हिस्ट्री से भी इनका जुड़ाव है मोकिर का, और इकोनॉमिक्स से भी इनका जुड़ाव है। ठीक है, तो इन्होंने चीजों को देखा इतिहास के हिसाब से इकोनॉमिक्स में, और बताया कि कल्चर ऑफ द ग्रोथ, जो ग्रोथ का कल्चर है, हम किन चीजों को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं उस हिसाब से कोई भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो ये कल्चर ऑफ द ग्रोथ का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और उसी हिसाब से बताया कि तकनीकी जो है, मॉडर्न तकनीकी, वो क्या करता है, अर्थव्यवस्था में विकास लाता है। और एक्चुअल में हमारा कंफ्यूजन क्या था कि सतत विकास का जो होता है वो तकनीकी प्रगति के साथ होता है क्या नहीं, तकनीकी प्रगति करते हैं, सतत विकास होता है क्या नहीं। तो मोकिर ने इस बात को साबित किया कि नहीं, तकनीकी प्रगति से सतत विकास होता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन था बहुत दिनों से। ठीक है, अब हमारे फिलिप अगियन ने क्या किया है, ये भी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अगियन, क्योंकि फिलिप अगियन है, अगियन और हॉमिट, ये दोनों मिलकर के अगियन हॉमिट मॉडल दिया। ठीक है, और ये बताते हैं कि गरीब देश अमीर देश की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तकनीकों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इनके हिसाब से कहा जाता है कि जो पुरानी तकनीकें हैं वो नई तकनीकें आती है उसको बाहर कर देती है और अर्थव्यवस्था का इसी तरीके से विकास होता है। तो गरीब देश तकनीकों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इसको डायरेक्टली इन्होंने प्रूव किया। ठीक है, अब हम पीटर हॉबिट के बारे में बात करते हैं। तो अगियन, मोकिर, अगियन और पीटर हॉबिट, इन तीनों को अर्थशास्त्र में मिला है नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने क्या क्या इंडोजेनस जो है एजेंट्स, इंडोजेनस कारकों से जो है अर्थव्यवस्था का विकास होता है, ना कि बाहरी कारकों से। जैसे नॉलेज आंतरिक है, हमारे मन की बात है, मानव संसाधन का भी विकास, ये हमारे अंदर की बात है। ठीक है, तो ये सब चीजों पर इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तभी अर्थव्यवस्था विकास करती है। तो इन्होंने भी इंडोजेनस आंतरिक टेक्निकों को बताया, और जो इस हिसाब से अर्थव्यवस्था बढ़ देगी, और डायरेक्टली इन्होंने लिंक किया। इसी वजह से इन तीनों को अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला है। अब हम देखते हैं कि आईसीसी का पूर्ण सदस्य है हमारा वेस्ट इंडीज, और भी है, इंडिया भी है, लेकिन नेपाल पहली बार ऐसा है जो कि आईसीसी का पूर्ण सदस्य वेस्ट इंडीज को
T20 में, जो कि शारजाह दुबई में हुआ था, उसको हराने में कामयाब हो गया। ये नेपाल के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, अब देखिए एक और खासियत है खेल जगत में कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 में दोनों इंडियन ही हैं। एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने बनाया था 317 रन, उसके वजह से इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच। और खासियत यह है कि इस महीने की सितंबर 2025 की स्मृति मंधाना इनको भी मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ उसी समय, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मीराबाई चानू को तो जानते ही हैं, इन्होंने हाल ही में भारोत्तोलन की है, रजत पदक, स्वर्ण नहीं जीता है, रजत पदक जीता है कहाँ, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप नॉर्वे में। फिर जनरली भारोत्तोलन चैंपियनशिप नॉर्वे में ही होता है। ठीक है, तो ये भार उठाने वाली जो चैंपियनशिप है, तो वो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में। ठीक है, और हॉकी को लेकर के बात करते हैं, सुल्तान ऑफ जोहार कप। ठीक है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत उपविजेता रहा है। और ये चौथी बार ऐसा है कि भारत उपविजेता रहा है। समझिए कि हॉकी में भारत कभी विजेता कभी उपविजेता, लेकिन इस जोहार कप में भारत हमेशा ज्यादातर मामले में उपविजेता ही रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी तत्काल के में अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसको हराया। अब देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हुआ था हमारे दिल्ली में। और दिल्ली में देखिए इसका जो है मास्कोट बनाया गया था विराज। विराज दिया था, एक हाथी है जिसका एक अंक कृत्रिम अंग है। ठीक है, एक अंग क्या है, पैर, इसका कृत्रिम है। तो पैरा ओलंपिक है तो उसमें कृत्रिम पैर भी लगाए जाते हैं, तो उसी के हिसाब से एक हाथी का एक कृत्रिम अंग बना करके फोटो बनाया गया, जिसको विराज नाम दिया गया है, वो उसका मास्कोट है। ठीक है, और ये हमारा जो है सबसे, क्योंकि दिल्ली में हुआ है, घरेलू सपोर्ट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमारे प्लेयर्स जा नहीं पाते, अच्छे प्लेयर बाहर खेलने के लिए। ठीक है, तो ये घर में हुआ था, तो अच्छे अच्छे प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर जो कि जिसका हमें पता ही नहीं होता है कि ये टैलेंटेड है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो जीतते भी है भारत को। उन्होंने इसी वजह से प्रथम बार भारत 10वां स्थान लाया है, किसमें लाया, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, जिसमें 6 स्वर्ण और 9 रजत और 7 कांस्य हैं, टोटल 22 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण इन्होंने जीत लिया। ठीक है, ये घरेलू प्लेयर के कारण हुआ है। और सबसे इसमें खासियत क्या है कि चीन नहीं है प्रथम स्थान पे, भारत तो 10वां स्थान पे है, चीन प्रथम स्थान पे नहीं आ पाया है। इसमें उलटफेर करते हुए ब्राजील प्रथम स्थान पे आया है। ठीक है, और चीन के साथ एक तटस्थ पैरा टीम भी है जो दूसरे स्थान पे। तटस्थ पैरा टीम क्या होता है कि किसी देश की तरफ से नहीं खेलता है, वो तटस्थ होते हैं, तो वो तीसरे स्थान पे रहे हैं। और चीन इस बार दूसरे स्थान पे, ब्राजील पहले स्थान पे रहा है। ये सीपी राधा कृष्णन के बारे में, जिनका की पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नास्वामी। ठीक है, सीपी याद रखना है, चंद्रपुरम पोन्नास्वामी। वो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, 15वां उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये तो पता ही है कि बीजेपी की सरकार है, तो ये भी बीजेपी के ही नेता रहे हैं पहले। सीपी राधाकृष्णन 15वां उपराष्ट्रपति बने हैं और इनके खिलाफ बी सुदर्शन रेड्डी खड़े हुए थे। ठीक है, तो और उनका, चूंकि आप बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में पता ही होगा कि कौन से पार्टी से, विपक्षी पार्टी से ही होंगे। तो अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे पहले क्यों हुआ, क्योंकि जगदीप धनखड़ हमारे थे उपराष्ट्रपति पहले, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, इस वजह से इनका फिर से इलेक्शन हुआ। और देखिए इसमें इलेक्शन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें कि 12 मनोनीत, फिर राज्यसभा और लोकसभा का, यानी मनोनीत और जो कि चुना हुआ है डायरेक्ट, ये सारे मिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इससे पहले, ये तो राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन है, उससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार चुने गए थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये सीपी राधाकृष्णन इससे पहले कहाँ थे,
इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। क्योंकि ये बीजेपी के भी नेता रहे हैं, इस वजह से इनको बाद में आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। फिर बाद में ये उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको शपथ दिलवाया है कौन? द्रौपदी मुर्मू, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिलवाया है। उसकी वजह यह है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति। अब हम देखते हैं हमारा जो कोलकाता में हुआ है वो क्या हुआ है? 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ है? कोलकाता के विजय दुर्ग में। देखिए ये विजय दुर्ग जो है वही है, फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम क्या है? विजय दुर्ग। ठीक है, क्योंकि नाम परिवर्तन हमारे देश में चल रहा है, तो इसी के हिसाब से अंग्रेजों ने ये नाम रखा था फोर्ट विलियम, तो उसका नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें जो है संबोधित किए कौन कौन? हमारे जो है अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो भी आए थे, विदेश सचिव आए थे विक्रम मिस्त्री, हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब भी आए हुए थे। ये हुआ था हमारा कोलकाता में। ठीक है, ये पूर्वी कमान भी है सेना का। और एक है कि जो ये हॉल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो भी वहीं पर है। तो अब चूंकि इंडिया काम कर रहा है अपने स्तर पर देश में चीजों को, मेक इन इंडिया, इस तरीके के काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV, इसका उत्पादन अब इंडिया में व्यावसायिक उत्पादन करेगा। व्यावसायिक उत्पादन का अर्थ है कि ये बेचा जा सकेगा, और देखिए टारगेट हमारा क्या है कि विदेशों को बेचें। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विदेशों में बेचें, और जिससे कि हमें डॉलर आए। ये 500 किलोमीटर तक का सैटेलाइट को ऊपरी कक्षा में भेज सकता है, 500 किलोमीटर तक के कक्षा में। और ये टेंडर लाया गया था इन स्पेस, जो इसरो की इकाई है, एक इसरो की इकाई है INSIC, जो कि ये हमारा जो है इसरो का एक वाणिज्यिक इकाई है। वाणिज्यिक है क्योंकि अब बोली लगाई गई, इसलिए वाणिज्यिक इकाई है INSIC। तो अब इन्होंने क्या किया कि बोलियां लगाई, और उसमें हाल को कॉन्ट्रैक्ट मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु में, जिसका मुख्यालय है। अब वहां बनाया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जो यान होगा वो बनाया जाएगा कहाँ? हाल बेंगलुरु में। ठीक है, अब देखिए एक नया नौसैनिक अड्डा बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम से। देखिए नौसैनिक यानी सेना है, समुद्र से संबंधित होना चाहिए, लेकिन ये गुरुग्राम में बनाया गया है, जो कि समुद्र से 1100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और चूंकि समुद्र से 1100 किलोमीटर दूर है, तो समुद्र से जुड़ा हुआ एक पर्वत है जो समुद्र से जुड़ा है, उसका नाम है अरावली। तो इसी के नाम पे इस अड्डा का नाम रखा गया है INS अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत के नाम से रखा है। अब देखिए इतनी दूर बनाने के पीछे क्या रीजन है? समुद्र के पास अड्डा क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि ये सारे डेटा को एकत्रित करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ है? यहाँ दिल्ली के आसपास में अच्छे मेट्रोपॉलिटन शहर में टेक्नोलॉजी है, जो विश्लेषक हैं वो प्रोफेशनल्स यहाँ मिल जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि चूंकि यहाँ देश विदेश कई सारे लोग आते हैं, तो महासागर पार जोड़ने के लिए, यानी दूसरे देशों को भी जोड़ने के लिए, सहयोग करने के लिए ये जगह अच्छा है, क्योंकि यहाँ विदेशों के दूत, राजदूत और विदेशों से नेता का आना जाना लगा रहता है। तो इसीलिए ये गुरुग्राम में बनाया गया है नया नौसैनिक अड्डा, उसका नाम रखा गया है INS अरावली। अब हम देखते हैं मणिपुर में जो कुकी समुदाय है, ठीक है, और एक मैतेई समुदाय, ये सारी जनजातियां हैं मणिपुर की, इनके बीच झगड़ा होता रहता है। और ये जो मैतेई है, इनका जो गांव है, इसके आसपास कुकी समुदाय के लोग कैंप लगाते हैं, वो हमला करते रहते हैं। एक तो रीजन वो है, ऊपर से ये सरकार के खिलाफ भी काम करते हैं, मणिपुर को अलग ही राज्य बनाने की कोशिश में है लगे हुए, स्वतंत्र। तो इन सब चीजों को लेकर के 2024 में हिंसा हुई,
और सरकार के साथ उससे पहले 2008 में समझौता हुआ था कि कोई ऑपरेशन नहीं करेगी सरकार इसके खिलाफ और ये लोग भी शांति में रहेंगे। लेकिन 2024 में फिर से हिंसा इन लोगों ने कर दिया तो सरकार ने उस समझौते को 2008 में जो समझौता हुआ था ऑपरेशन निलंबित रखने का उसको खत्म कर दिया था। और उसके बाद सरकार कार्रवाई कर रही थी अपने हिसाब से, वो लोग भी परेशान हो गए थे तो मजबूर होकर के उन लोगों ने भी सरकार के साथ समझौता किया है। 4 सितंबर को फिर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये है कि जो कैंप है मैतेई और कुकी का कैंप है, कुकी का कैंप मैतेई गांव के आसपास उसको हटाया जाएगा और बाकी जो आर्म्स वार्म्स हैं वो सारी चीजें, दूसरी बातें सेना के कैंप में आकर के उनको सत्यापित करना पड़ेगा कौन कौन कमांडर है, कौन कौन क्या है क्या, कि उसके अंदर कोई विदेशी ना हो कुकी के कैंप के अंदर। तो इन सब चीजों को लेकर के समझौता हुआ है सरकार के बीच कि नहीं अब ऑपरेशन नहीं होगा कुकी समुदाय के अगेंस्ट में।